हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और समीक्षा अधिकारी जो री एग्जाम होगा 2025 में। इन दोनों ही प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्रॉनिकल मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। हालांकि जब इसकी आई दृष्टि या फिर घटनासार की जो वार्षिकी मैगजीन आएगी और साथ ही साथ जो क्रॉनिकल आएगी उसके हम हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जैसे हर साल देते आए हैं, वैसे उसकी क्लासेस और नोट्स सभी की अपडेट आएगी। लेकिन अभी क्या है कि पेपर का ट्रेंड बदलता जा रहा है। यूपीपीसीएस के आयोग का जो पैटर्न है, समीक्षा अधिकारी का पेपर जो 11 फरवरी को हुआ था उसे देख सकते हो, या फिर अभी 22 दिसंबर को पीसीएस का हुआ। तो करंट अफेयर्स क्या कर रहा है, अब स्टेटमेंट वाइज और डिटेल के साथ पूछ रहा है। पूछ अभी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहा है, लेकिन उसके अंदर की डिटेलिंग को अंदर घुस के जाके पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तभी सफल हो पाएगा जब आप मंथली मैगजीन को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग जो है कि इसकी 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास नंबर करेंगे 5, और जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सार संक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, इसके और आगे के बारे में पढ़ेंगे। यानी 4 लेक्चर में हम लोगों ने पूरे टॉपिक 10 कवर कर लिए हैं और अगले 2 क्लास या 3 क्लास में पूरी कवर हो जाएगी। अब देखिए, किसी भी मंथली मैगजीन को कम से कम 7-8 लेक्चर लगेंगे ही लगेंगे, तभी वो कंप्लीट हो पाएगी। नहीं तो केवल रीडिंग करना होता तो वो आप भी कर लेंगे आराम से, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। लेकिन हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है, चीजों को इंटरलिंक करना होता है, समझना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे हम लोग फरवरी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 27 दिसंबर तक की पूरी टॉपिक दिए रहते हैं। तो चलिए टॉपिक पे हम शुरू करते हैं, और हमारा टॉपिक रहेगा सार संक्षेप। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस या फिर अदर स्टेट के पीसीएस, जो आपके एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी के लिए हमारे कंप्लीट हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की जो है कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड देखते तो परिणाम शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हो जाएगी। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए भी है, और मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स जो आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं, साथ ही साथ यूपी स्पेशल, इनकी कंप्लीट जानकारी आप इस पर ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आज आपकी 27 जनवरी है और आज आपका लास्ट डे चल रहा है, क्योंकि सभी पर हमने 30% का ऑफ दे रखा है। केवल पेपर 5 और 6 पे केवल 10% का है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, इसलिए हमने ऑफर को इंक्रीज किया, और ये आपका 26 जनवरी के उपलक्ष्य में था। तो जल्दी से जल्दी आज इसे ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि 27 तारीख को ही बस ये आखिरी क्लोज हो जाएगा। तो टॉपिक है आज हमारा सार संक्षेप। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला ही हमारे सामने जो चर्चित व्यक्ति है उसका क्या नाम है, एक लेडीज है, मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। फर्नांडो नाम से कुछ ऐसा नहीं लगता कि श्रीलंका से संबंधित होगी, बिल्कुल। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में कि निरूपा बिंदुशिनी 2 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो ने श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। किस रूप में ली है? 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये इस पद पर आसीन होने वाली ये दूसरी महिला है जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे पहुंची है। न्यायाधीश नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका हो गई। और इससे पहले न्यायमूर्ति सिरानी बंडारनायके थी। तो यानी जब महिला के संबंध में जब भी कोई प्रश्न बनता है ना, कि कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण को दिखाया जाता है, तो अक्सर होता है कि एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। जैसे अभी आप 2023 का पीसीएस देखोगे तो वहां पे तंजानिया की जो राष्ट्रपति बनी थी सामिया सुलूहु हसन, उनके बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ऐसे कई बार होता है कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी को यहां से प्रश्न को टैग किया जाता है। और ये सब चीजें आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही सीख पाएंगे कि कहां पे प्रश्न को ज्यादा डिमांड की जा रही है। आगे देखते हैं, पूजा शर्मा जी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली निवासी पूजा शर्मा जी को 2024 के लिए बीबीसी की 100 प्रेरक महिलाओं यानी कि 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने 4000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। जैसे कई बार होता है कि रोडों पे, सड़कों किनारे जो है कि कई बार एक्सीडेंट में या ऐसे लोग मर जाते हैं जिनकी कोई शिनाख्त नहीं करता, कोई पहचान नहीं करता, तो ऐसे लावारिस जो शव होते हैं इनका अंतिम संस्कार किया। और इस जिम्मेदारी के तहत उन्होंने ब्राइट द सोल फाउंडेशन की स्थापना भी की। ब्राइट द सोल फाउंडेशन, सोल मतलब होता है आत्मा, तो एक तरीके से उसको मुक्ति दिला देना। ठीक है, ध्यान देना कि ये जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो चर्चित व्यक्ति हो गया, चर्चित स्थान, ये प्रीवियस ईयर पेपर के ट्रेंड के बेस पर है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर जो आप छोड़ दे रहे हो क्या पता वो पूछ ले, तो ऐसे तो आपको भाई पूरी लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, और शायद फिर वो कोई भी मैगजीन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी, वहां से आप इसको प्रिंट आउट करिए या पीडीएफ लीजिए,
और पूरा पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन जो जो मैंने छोड़ा है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको इन टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। जैसे आप ये देखोगे पायल कपाड़िया, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आई दृष्टि हैंड रिटन नोट जो वार्षिकी थी उसमें चीजों को पढ़ाया भी था, और 70 बीपीएससी में जो पेपर हुआ था आपका दिसंबर में, उसमें डायरेक्ट ये प्रश्न आ चुका था कि फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है, और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक भी बन गई, यानी कि पहली इंडियन डायरेक्टर्स भी बन चुकी हैं पायल कपाड़िया। और यहां से प्रश्न 70 बीपीएससी में पूछ लिया था, पेपर से पहले ही मैंने इसकी क्लास करा दी थी, ऐसा नहीं कि पेपर के बाद कह रहा हूं, पेपर से पहले ही मैंने क्लास कंप्लीट करा दी थी और सीधा प्रश्न ही आ गया था। नियुक्ति की बात करेंगे अब हम लोग, चर्चित व्यक्ति की बात, नियुक्ति वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया, और इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। अब यहां पर आपको एक चीज पे मैं ध्यान दिलाने का प्रयास करूंगा, शायद आप भी समझ चुके होंगे या फिर नहीं समझे तो देखिए क्या बात है इंपॉर्टेंट। जब पहले आप लोग पढ़ते थे ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते थे, ठीक है, एनएचआरसी जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहां पे क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही केवल बस क्या बन सकते थे, जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया, अब इसमें संशोधन कर दिया गया 2023 में, और कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी है और वो सेवानिवृत्त हो चुका है, चाहे वो भले मुख्य न्यायाधीश ना रहा हो, फिर भी वो इस पद को सुशोभित कर सकता है। तो यहां पे आप देखो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश लिखा हुआ है, न कि मुख्य न्यायाधीश। तो ये अंतर जो हो चुका है इसको जरा याद रख लेना आप लोग। और कौन है इस समय, वी राम सुब्रमण्यम जी। फिर यहां पर देखोगे कि इन्होंने जो कुर्सी ली है एक तरीके से, यानी कि जो पद लिया, वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। तो सेवानिवृत्त कौन हो गए, अरुण कुमार मिश्रा जी हो गए। अच्छा, इसी दौरान 24 दिसंबर 2024 को 5 नए राज्यों में राज्यपाल की घोषणा की गई। जैसे बिहार में सरकार बन गई, तो बिहार में क्या आरिफ मोहम्मद खान हो गए, केरल में यही आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल में थे, लेकिन अब कहां पे आ गए, विश्वनाथ अर्लेकर आ गए केरल में। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला जी हो गए। मिजोरम में सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह हो गए। ओडिशा में हरि बाबू कंभमपति हो गए। तो इस तरीके से इनका जो है कि नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं संजय मल्होत्रा जी, ये क्यों इंपॉर्टेंट हुए, क्योंकि 11 दिसंबर 2024 को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना भी बने, क्योंकि आरबीआई गवर्नर सभी को पता था कि शक्तिकांत दास थे, अब आ गए हैं उनकी जगह संजय मल्होत्रा। लेकिन आयोग क्या करेगा, घुमा के आपसे पूछेगा, एक तो डेट पूछ सकता है क्योंकि इस बार आयोग ने खूब डेट की बौछार रखी थी, दूसरा उनका क्रम पूछा जा सकता है कि वो 26वें थे, 25वें थे या 24वें थे। और शायद यहां पे आप बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाओगे। याद तो रहेगा संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर बन चुके हैं, क्योंकि क्या होगा कि अभी कुछ दिनों बाद संजय मल्होत्रा जी के साइन किए हुए करेंसी आपके पास आने लगेगी, क्योंकि जो भी करेंसी होती है उस पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात है कि एक तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों का ही होता है, और साथ ही साथ क्या होता है 26वें गवर्नर होते हैं। हालांकि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, लेकिन केवल 2 वर्ष के लिए बढ़ाता है। तो इस तरीके से लोग मैक्सिमम 5 ईयर तक ही अपने पद पे रह सकते हैं। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, काश पटेल की बात करते हैं। तो 1 दिसंबर 2024 को ट्रंप मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया। अक्सर आप हॉलीवुड की मूवी देखते होगे जिसमें साउथ अमेरिका मतलब अमेरिकन के देखते होगे, तो वहां पे पुलिस के पीछे क्या लिखा होता है, उनके बैच के पीछे जैकेट पे एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये वहां की जो है कि एक तरीके से टीम होती है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई होती है इन्वेस्टिगेट करती है, वैसी वहां की होती है। तो इसका जो है कि इनको क्या किया गया, चीफ नियुक्त किया गया। ट्रंप मंत्रिमंडल, जो ट्रंप सरकार आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की। मिखाइल कावेलीश्विली, इनका क्या नाम है, तो ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिखाइल कावेलीश्विली ये फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी हैं और जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के सांसद भी हैं। तो बस इतना याद रख लेना कि जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति भी चुने गए, क्योंकि याद होगा इस बार यूपीपीसीएस में कहां से ऐसी जगह से उठा के पूछा था। एक प्रश्न आया था ना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में, नियुक्ति के बारे में, कि कौन कौन देश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने। हालांकि हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे उनमें से एक भी नहीं पूछा उसे, क्योंकि जनरली ट्रेंड क्या होता है कि जहां से भारत के संपर्क या भारत के जो संबंध होते बेहतर होते उनको ध्यान में रख के ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन इन्होंने, आयोग ने बिल्कुल ही ऊटपटांग कर दिया था, हटा दिया था। अब ऐसे 213 हैं और कोई ना कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, तो कहां तक याद करोगे। चलो आगे देख लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की बात करेंगे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 5 दिसंबर 2024 को
देवेंद्र फडणवीस जी ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार जी, इन दोनों लोगों को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई है। नेक्स्ट है आपका नेटुम्बो नांदी नतहवा। क्या नाम है? ये जरा नाम थोड़ा टफ रहेगा तो याद रख लेगा, कोई भी अपना ट्रिक लगा सकते हो आप, नदैतवाह कह सकते हो या फिर नटेम्बो नांदी कह सकते हो। ये आपकी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हुई हैं। अभी मैंने आपको बताया कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, जिनके बारे में सीधा यूपीपीसीएस ने 2023 में पूछ लिया था, 22 या 23 में। और क्या गारंटी नहीं है कि वो नामीबिया का नहीं पूछ सकता है? भाई देश ही तो बदलना है उसे। तंजानिया और नामीबिया में कोई बहुत अंतर तो है नहीं कि बहुत भारत का बहुत बेहतर संबंध रहा हो, रोमांटिक संबंध, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें ध्यान देनी है कि महिला जहां पे फोकस करके आ रही है सेंटर में, वो आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। शपथ लेने के बाद जो नंदी नतहवा हैं, वर्तमान में अफ्रीका की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला होंगी, क्योंकि इससे पहले तंजानिया की सामिया सुलूहु हसन वर्तमान में अफ्रीका की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि शायद 2022 या 23 के प्री में ये पूछा गया था, तो आप लोग एक बार पीवाईक्यूज देख लेना, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, राजीव कुमार जी के बारे में पढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2024 को राजीव कुमार जी को ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, ये एक तरीके से क्रूज मिसाइल का जो संयुक्त उपक्रम है, ये भारत और रूस संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस का मुख्य उत्पाद जो है क्या होता है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उत्पादन करना, और ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक होती है। हालांकि ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इसमें शामिल होती है। और अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि ब्रह्मोस मिसाइल को प्राप्त करने वाला पहला जो है कि देश बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिलीपींस, जिसको भारत ने ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के निधन हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया। कहां पे हुआ था? तो एम्स में हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ वे 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे, यानी 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे कांग्रेस के साथ, मतलब यूपीए के साथ कंप्लीट किए। और 1991 में ये वित्त मंत्री के रूप में भी थे। यानी अगर आपने देखा होगा, अगर आप हाँ लगभग आप 1990, 1992, 95 की जनरेशन के अगर आप हैं, तो आपने डेफिनेटली मनमोहन सिंह के सिग्नेचर किए हुए नोट जरूर देखे होंगे। अब तो खैर उनके सिग्नेचर किए हुए नोट नहीं है मार्केट में, लेकिन उस समय उनके थे। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत बड़े आर्थिक सुधार भी किए, जो 1991 वाला था। 1982 में ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, ठीक है। 1985 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पद पर भी कार्यरत थे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला और आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता बने। तो यही वो 1991 की वाली बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो किसके सरकार में थे ये उस समय? पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, जब इन्होंने आर्थिक उदारीकरण पर बल दिया था। अब आगे चलते हैं, एक फिल्मकार हैं श्याम बेनेगल, इनका भी निधन हो गया है। ये भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1962 में इन्होंने पहली डॉक्यूमेंट्री एक बनाई थी, घर बैठे गंगा। क्या बनाई थी? घर बैठे गंगा। हालांकि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में, 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री 76 में, पद्म भूषण 1991 में सम्मानित किया गया था। आगे आपके हैं तबला वादक जी, जो कि जाकिर हुसैन जिनका नाम है। क्या है ये? 16 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 73 वर्ष की अवस्था में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो गया। निधन जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की बीमारी के कारण हुआ। किस बीमारी से हुआ? एक तरीके से आप देखोगे पल्मोनरी, यानी कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित यह बीमारी थी, फाइब्रोसिस, और उसके कारण इनका हुआ, जिसमें यह एक फेफड़े की बीमारी थी, पल्मोनरी। पल्मोनरी जो है कि वेन होती है ना, जो आपके ब्लड को लेके जाती है, तो ये फेफड़ों की बीमारी है। और उन्हें संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला था। यानी 2 बार उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, जो कि संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, एज लाइक अ नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण और 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जरा इसको याद रख लेना कि 2023 में ही, अभी हाल ही में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। आगे चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ और पुरस्कार, जैसे राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। देखिए हम लोग जो सार संग्रह पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। क्या है?
राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तो 23 दिसंबर 2024 को कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी, क्या नाम है, पंडित स्वपन चौधरी जी को 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सम्मानित किया गया। और यह जो पुरस्कार होता है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। यह पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया और तभी से ये लगातार दिया जा रहा है। फिर यहां पे देखते हैं कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको मिला है। मोदी जी को एक और सम्मान मिला है ना, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। इसमें कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान था ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो 22 दिसंबर 2024 को, कब, 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। तो इससे इनको सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं आप 34 जीडी बिरला पुरस्कार की बात करेंगे। यहां पे आप देखोगे कि बंगलौर के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के संकाय सदस्य प्रोफेसर सूबी जैकब जॉर्ज को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित 34वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अभी तक आप पढ़ते थे जीडी बिरला पुरस्कार, जो हमने वार्षिकी में पढ़ा था 33वां पढ़ा था, लेकिन अब आपको 34वां याद रखना 34, और ये किसके लिए दिया था, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया। हालांकि 1991 में स्थापित किया गया था जीडी बिरला पुरस्कार, और ये मुख्य रूप से 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान में मौलिक और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जीडी बिरला जो पुरस्कार है दोस्तों, ये किसको दिया जाता है, ये वैज्ञानिकों को दिया जाता है स्पेशली। और कितनी वर्ष से, 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को, यानी युवा मानसिकता वाले को दिया जाता है। आगे देखते हैं जेसी डेनियल अवार्ड की बात कर लेते हैं। ये क्या है, दिसंबर 2024 में जेसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करुण को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया था। किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। तो इसके नाम से भी आप नहीं समझ पाओगे कि भारतीय पुरस्कार है कि नहीं, आपको लगेगा फॉरेनर पुरस्कार है, लेकिन ये केरल सरकार के द्वारा दिया था। स्पेशली ये क्या होता है कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज होती है ना मलयालम भाषा में, उसमें जो है कि अपने योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ लिखा है मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को दूसरी बार टाइम पत्रिका द्वारा जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो भला किसी की मजाल है कि अमेरिका में ही ये जो पत्रिका है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, टाइम, और ये डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के दुनिया के किसी और नेता का अगर नाम रख लेती तो शायद अगले दिन इसको गिरफ्तार भी करवा लेते ट्रंप साहब। तो कहने मतलब थोड़ा सा तानाशाही रहती है ट्रंप साहब की। और ये देखिए कि ये जब 2016 में भी राष्ट्रपति बने थे ना, तब भी इनको जो है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इतना खौफ है ट्रंप साहब का, जब जब राष्ट्रपति बनेंगे तब तब जो है कि टाइम पर्सन में आएंगे। अच्छा, 34वें व्यास पुरस्कार की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को मैंने याद कराया था 33वां, जिसमें आपको मैंने नाम बताया था गुलजार साहब का, ठीक है, जो उर्दू कवि हैं या एक तरीके से उर्दू शायर कह सकते हो। और एक हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, जिनकी अक्सर आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे, जो आंखों से ब्लाइंड है थोड़े से, ठीक है। और एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के साथ, जिसमें कहा गया था ना कि समीक्षा अधिकारी आपको एक बच्चे को बनाना है। तो वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। तो ये चीज है। तो वो तो थे 33वें। आपको पढ़ना है अब 34वां। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को साल 2024 का 34वां व्यास सम्मान दिया गया। और उनके उपन्यास, कौन सा उपन्यास था, ये था कौन देश को वासी वेड़ू की डायरी। ये पूरा इनका उपन्यास है, कौन देश को वासी वेड़ू की डायरी के लिए प्रदान किया गया। उपन्यास साल 2018 में प्रकाशित हो चुका था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये सम्मान 1991 से ही शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये व्यास सम्मान पुरस्कार हो गया, जो किसको दिया गया, सूर्यबाला को। 33वां तो दिया गया 2 लोगों को, लेकिन 34वां केवल 1 लोगों को दिया गया है। और आगे देख लेते हैं इसमें कुछ और। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो 11 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली, ये लोकेशन याद रखना, विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 45 अनुकरणीय पंचायतों को सम्मानित किया गया। कितनी पंचायतों को यह अवार्ड दिया गया, 45 पंचायतों को। और किसकी अध्यक्षता में, द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में। कहां पे, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और इसमें यह चीज याद रखनी है आपको कि पंचायत पुरस्कार में स्पेशली त्रिपुरा और ओडिशा को सबसे अधिक पुरस्कार प्रदान हुए, यानी कि त्रिपुरा की जो पंचायत होगी और ओडिशा की होगी, यहाँ की पंचायतों को सबसे अधिक पुरस्कार दिए गए हैं। अब आ जाते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो इसके बारे में बात अगर हम करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को चैंपियन
चैंपियन ऑफ द अर्थ जो अर्थ अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया और ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान भी है। गॉडगिल का योगदान पश्चिमी घाट पर केंद्रित है जो भारत में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है इसके संरक्षण से संबंधित जो है कि इन्होंने जो विशेष कार्यक्रम किए या विशेष जो है कि अभियान चलाया, इसी संदर्भ में इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, अब आप लोगों को एक कॉमेंट सेक्शन बताना है आपको, जो बिहार पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, क्या था? आलोक जी के बारे में था, ठीक है, आलोक जी के बारे में था। और ये आपके छत्तीसगढ़ का जो हसदेव जंगल है उसको बचाने के लिए जो है कि चर्चा में थे, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? क्या यही दिया गया था या जो है कि पर्यावरण 500 जो करके पुरस्कार होता है वो दिया गया था? कौन सा था? आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। अच्छा, पश्चिमी घाट की बात करें तो इसे 2012 में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया था। टर्नर पुरस्कार की बात करेंगे तो चित्रकार जसलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया। कौर को उनकी प्रदर्शनी जो अल्टर के लिए पुरस्कार दिया गया, जिसमें मूर्तियां, साउंडस्केप शामिल है, जो ग्लासगो में उनके भारतीय सिख पालन पोषण से संबंधित टर्नर पुरस्कार हर साल टेड ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। तो ये किससे सम्मानित हो गया? जो भारतीय सिख पालन पोषण से प्रेरित है ये, और कहां पे दिया गया? ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पे दोस्तों? ये आपका यूके में है, यानी कि ब्रिटेन में है। अब और आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और पुरस्कार हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी का ये पुरस्कार बहुत हाईलाइट रहता है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसको दिया गया? तो ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको दिया गया। और हालांकि इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी, क्योंकि जब 1984 में जो है कि हमारी इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, मरी नहीं थी, हत्या की गई थी ना, वो तो उनके गार्ड वगैरह ने की थी, तो उसी की बात जो है कि 2 साल बाद राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके समय में ये शुरू कर दिया जाता है। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी या तो व्यक्ति को दिया जा सकता है या फिर संगठनों को। तो ध्यान देना कि ये व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है। आगे देखते हैं फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड से। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, अमेजन प्राइम जिसे कहते हैं, हॉटस्टार हो गया, बिंज हो गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं जहां पर आप अपने मनपसंद मूवीज वगैरह को देख सकते हो। तो 1 दिसंबर 2024 को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 का 5वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। कहां पे हुआ दोस्तों? पहली चीज देखिए, 1 दिसंबर 2024 को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड जिसका 5वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? मुंबई में। इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीला ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित कई अन्य पुरस्कार देखे। अब देखो, अगर आप लोगों ने चमकीला मूवी को नहीं देखा तो बहुत अच्छी मूवी है, एक तरीके से कह सकते, हालांकि बनी तो ये पंजाब में, चंडीगढ़, लुधियाना वगैरह में। चमकीला इसमें एक सिंगर होता है, लेकिन प्रेम के ऊपर जो दिखाई गई है ना, प्रेमी और प्रेमिका के बारे में, बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आप लोग देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल के तौर पे अमर सिंह चमकीला जो है कि हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर भी कौन है? वो इसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जो इम्तियाज अली साहब हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस मूवी में जो दिलजीत दोसांझ जी ने जो काम किया है, दिलजीत दोसांझ, इन्हीं को अवार्ड दिए गए। तो 3 अवार्ड तो केवल इसी के खाते में चले गए। बाकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे, जो महिला के रूप में, यानी अभिनेत्री कहना चाहिए था, तो ये आपका जाने जान के लिए करीना कपूर को दिया गया। जो जाने जान करके उसके लिए करीना कपूर जी को दिया गया। तो इसमें 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के यही अवार्ड लेकर जाते हैं। हीरोइन के रूप में चमकीला में परिणीति चोपड़ा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मूवी बहुत अच्छी है। देखो, मैं हमेशा मूवी वगैरह देखता हूँ और बहुत सारी चीजें उससे मैं सीखता हूँ, अपने काम से सीखता हूँ, काम के लिए सीखता हूँ। जैसे मेरी ये हॉबी है कि मैं अधिक से अधिक मूवीज को देखूँ, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे जिससे भी, लेकिन उस मूवी से सीखना मेरा काम है। जैसे द रेलवे मैन, माधवन जी के निर्देशन बनी हुई है, मेनन साहब भी इसमें एक कैरेक्टर हैं, और इरफान खान का इसमें बेटा भी है। बहुत अच्छी मूवी है ये, किसी और पे नहीं। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में, तो किस प्रकार की जो है कि सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस समय के समय में, ठीक है, वो तो हमने केवल पिक्चर में इमेजिन किया है, लेकिन वास्तविकता इससे भी ज्यादा भयावह थी। तो बहुत अच्छी चीजों को दर्शाया गया, बहुत सही से दिखाया गया, अच्छी मूवी लगी मुझे, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये आपके कुछ नेक्स्ट युद्धाभ्यास, जिसमें हरिमाऊ की बात करेंगे, तो ये आपका भारत और मलेशिया के बीच होने वाला जो चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, 2 से 15 दिसंबर 2024 को हुआ। इसका आयोजन मलेशिया के पहांग में किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य था जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाया था। दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष ये आयोजित होता है। सिनबैक्स की बात करेंगे तो SIN जब लिखा होता है और BEX मतलब क्या हो गया इसका, कि ये भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के साथ अभ्यास जो होता है संयुक्त रूप से आतंकवाद रोधी अभियानों की भी होता है। तो सिनबैक्स किससे हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया। अब यहां पर देखो महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो ये आपको जो मैंने PDF दी होगी उससे खुद पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कोई विशेष ऐसी चीज नहीं है कि मैं रीड करूं चाहे आप रीड करें। और दिवस की बात करें दोस्तों तो इस बार जो UPPCS में पूछा गया था वो तो पूछ लिया था इन्होंने अप्रैल और मई से, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किस महीने से पूछा, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या किया कि नजदीक डेट उठाई, मतलब 6, 7, 8, 9 इस तरीके से क्रोनोलॉजी उठा के रख दी। तो ये अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा और क्वेश्चन एक नहीं बल्कि दो आए हुए थे इससे। तो ये मान के चलो कि एग्जामिनर ये नहीं मान रहा है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है बस वही पूछी जाए, जैसे कि पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, सौर दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया, तंबाकू निषेध हो गया। ये नहीं, उसने रैंडमली बस कोई सा महीना उठाया और उठा के पूछ डाला। ठीक है, अब यहां पे देखोगे आप 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर ये हैं, तो इनमें से ही कोई पूछ ले इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको बस एक याद रखना है कि भैया विश्व वन्य जीव, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको ये खुद पढ़ लेना होगा। अब चलते हम लोग खेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ICC की बात करेंगे, जो दूसरा ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025, ध्यान से समझो कि अंडर-19 एज के ऊपर हो रहा है, जो 18 जनवरी 2025 से लेकर 2 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, और उस समय भारतीय महिला टीम इंग्लैंड को हराकर विजेता हो गई थी। यानी कि जो पहला ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, उसमें तो भारत विजेता हो गया था, और दूसरा अब हो रहा है 2025 में दक्षिण अफ्रीका में पहला हुआ था। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में बात करेंगे, तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में होगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को न्यूट्रल वेन्यू के रूप में तय किया गया है कि अगर हो सकता है कि पाकिस्तान में टीम खेलने से मना कर दे तो दुबई में मैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी क्या था कि बांग्लादेश में मैच होना था, ठीक, लेकिन बांग्लादेश में क्या था, राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, शेख हसीना को जो है कि पदमुक्त कर दिया गया एक तरीके से, तो उसके सारे मैच UAE में किए गए थे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। और देखिए इसमें मैंने क्रिकेट में क्या ना बहुत ज्यादा चीजों को कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिकेट क्या होता है हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई ट्रॉफी चलती रहती है, तो ऐसे गेम पे जो है कि ज्यादा एग्जामिनर भी फोकस नहीं करता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे। इसका आयोजन 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक भारत के विभिन्न स्थानों पर हुआ, लेकिन इसका जो फाइनल मैच हुआ 15 दिसंबर 2024 को बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसकी जो विजेता थे वो मुंबई थी, कप्तान श्रेयस अय्यर थे उसके, और मध्य प्रदेश को इन्होंने हराया था। ठीक है, हराकर दूसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन्होंने जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो ये प्रतिवर्ष BCCI जो भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, BCCI के द्वारा आयोजित होता है पुरुष सीनियर T20 घरेलू टूर्नामेंट है, यानी T20 मैच होता है, पुरुष खेलते थे। तमिलनाडु ने सबसे अधिक 3 बार इस खिताब को जीता है। रविचंद्रन अश्विन जी की बात करेंगे तो 18 दिसंबर 2024 को इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, यानी कि चाहे वनडे मैच हो, टेस्ट मैच हो, T20 मैच हो, किसी प्रकार की। ध्यान देना कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा था उस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और इसी के तीसरे टेस्ट मैच के ड्रा होने के बाद घोषणा कर दी। तो इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इतना पूछ सकता है कि किस ट्रॉफी के दौरान इन्होंने संन्यास लिया, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। और सबसे अच्छी बात इनकी है कि तीनों प्रारूपों में 765 विकेट इन्होंने टोटल लिए हैं, जो कि अनिल कुंबले जी ने 953 लिए, तो उसका भी दूसरे नंबर पे है। तीनों प्रारूपों का मतलब जो 953 विकेट है ये इनकी T20 वर्ल्ड कप, हालांकि T20 तो अनिल कुंबले हाँ कुछ मैच खेले उन्होंने, टेस्ट मैच और वनडे, इन तीनों मैचों को मिला के, या फिर आप अगर देखोगे कि इसी तरीके से रविचंद्रन अश्विन जी ने भी कुछ इसी तरीके से तीनों ही फील्ड में जोड़ के विकेट लिए थे। आगे बात करते हैं हम लोग दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025, जो ब्लाइंड महिला है उनके लिए, और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, भारत कर रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है महिलाओं का, दृष्टि बाधित महिलाओं का पहला T20 था, और पहले ही T20 को भारत मेजबान करेगा, ये भी अच्छी बात है, उपलब्धि है हमारे लिए। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि ये बहुत सख्त हिदायत के तौर पे पढ़ा मैंने, और बड़ा अच्छा लगा मुझे एक तरीके से, कि पाकिस्तान की जो दृष्टिबाधित महिला टीम रहेगी वो पूरे टूर्नामेंट के दौरान या तो नेपाल में रहेगी या श्रीलंका, भारत में उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। और अगर भारतीय टीम उनके खिलाफ खेलने के लिए जाना चाहती है तो नेपाल या श्रीलंका खुद जाना पड़ेगा, उनको हम नहीं बुलाएंगे यहाँ पे।
इसी तरीके से हम देख लेते हैं फुटबॉल के बारे में। तो 25वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 के बारे में बात करेंगे। तो देखो 2034 छोड़ो, पहले ये आपको देखना है कि जो 22वां फीफा विश्व कप हुआ था, वो हुआ था आपका 22वां हुआ था 2022 में। कहाँ पे? मेजबान था कतर, यानी कतर में आयोजित हुआ था, लेकिन विजेता अर्जेंटीना हुआ था। 22 का 23वां याद रखना आपको, जो 2026 में होगा, 4 साल बाद होता है। मेजबान रहेगा मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। यानी एक तरीके से देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका के 3 प्रमुख देश कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों ही देश आयोजित करेंगे। ठीक है, ये 23वां हो गया। इसका आयोजन हर 4 साल पे होता है और सबसे ज्यादा जो अवार्ड जीते वो ब्राजील ने जीते हैं। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है याद करने का कि 2034 में जाके, अरे 2022 का हो गया, 26 का पूछ लेगा बहुत करेगा तो। इसी तरीके से महिलाओं का जो फीफा विश्व कप होगा 2027 में, तो ये ब्राजील में आयोजित होगा। कहां पे? ब्राजील में। हालांकि ब्राजील पहला दक्षिणी अमेरिकी देश होगा जो फीफा का महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा महिलाओं के लिए। अब यहां पे देखते हैं द बेस्ट फीफा अवार्ड्स किसे दिए गए। तो पुरुष खिलाड़ी में अगर आप देखोगे, विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एतना बोनमाटी स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर की बात करेंगे तो एमिलियानो मार्टिनेज हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर की बात करें तो एलिसा नाहिर हो जाएंगी। तो ये नाम याद रख लेने। निशानेबाजी में बात करेंगे अगर, तो यहां पे लिख रहा है कि भारतीय मतलब कि 11 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप 2025, यानी कि वर्ल्ड के स्तर पे वर्ल्ड कप जो हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने घोषणा की है कि भारत 2025 में इसकी मेजबानी करेगा जूनियर विश्व कप की। जबकि भोपाल ने 2023 में सीनियर विश्व कप की मेजबानी ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन अब ये पहली बार होगा कि जूनियर की विश्व कप की जो मेजबानी है वो भारत पहली बार करेगा। भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार कर रहा है। तो ध्यान देना, जूनियर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि जूनियर वालों की कर रहा है, क्योंकि सीनियर की तो ऑलरेडी जो है कि भोपाल भी कर चुका है, फिर 2024 में दिल्ली ने भी किया। तो ये अलग अलग है। फिर कबड्डी को देख लेते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप मार्च 2025 में बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी के इंडोर हॉल में यह खेला जाएगा, जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान जैसे कुल 14 देशों से भाग लेने की आशा है। और इसका आयोजन बिहार में दूसरी बार होगा, यानी कि बिहार ने ऑलरेडी एक बार और कबड्डी का आयोजन कराया था विश्व के स्तर पे, और एक बार दोबारा हो रहा है महिला जो कबड्डी विश्व कप है। इससे पहले इन्होंने 2012 में किया था पटना में। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब आते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल, जो नेशनल खेल होते हैं आपके, उसके बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है। और ये मैच मतलब ये जो खेल होंगे नेशनल गेम्स, ये कहां पर हो रहे हैं? उत्तराखंड में हो रहे हैं, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। तो मान के चलो कि 2 दिन बाद जो है कि, या 1 दिन बाद ये शुरू हो जाएगा। और राज्य पक्षी कौन रहेगा? हिमालयन जो मोनाल है, इसे मौली भी कहते हैं, इसको ही शुभंकर बना लिया गया है, जो राज्य पक्षी है वहां का उत्तराखंड का। इस बार इसमें कुछ और भी नए खेलों को जोड़ा जाएगा, जैसे कलारी पट्टू हो जाएगा, योगासन हो जाएगा, मलखंब हो जाएगा, राफ्टिंग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से कुल 38 प्रतियोगिताएं इसमें शामिल होंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 प्रतियोगिता ये नई जुड़ेंगी इस बार, तो इनको याद रख लेना। कलारी पट्टू, योगासन, मलखंब और राफ्टिंग, ये नई जो है कि प्रतियोगिताएं होंगी जो राष्ट्रीय खेल में जोड़ी जाएंगी। कहाँ पे आयोजित हो रहा है ये दोस्तों? तो उत्तराखंड में आयोजित होगा। कब से कब? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2005। ये ध्यान देना कि ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी खासकर पूछता है। कौन पूछता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस का फॉर्म आ चुका है, अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो उसे प्लीज बहुत अच्छे से डिटेल से, प्रेफरेंस वगैरह इस बार सब कुछ मांग रहा है, तो जरा ध्यान से इत्मीनान से भर लेना। ठीक है, ओटीआर वगैरह करके। आगे देख लेते हैं कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था 25 सितंबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक हुआ था, और ये गोवा में हुआ था। उस समय महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते थे इसमें। आगे बात करते हैं, अगर हम एथलेटिक्स की बात करेंगे, तो एथलेटिक्स में अगर आप देखोगे तो 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स, कौन है? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। पैरा मतलब होता है जो लोग दिव्यांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। तो कहां पर होगा? ये भारत के अंतर्गत होगा। और लगभग माना जा रहा है कि 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलेटिक्स इसमें प्रतियोगिता भाग ले सकते हैं। यह चैंपियनशिप भारत में पहली बार और एशिया में चौथी बार आयोजित की जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? 2025 में जो ये इसकी आयोजन होगा वो भारत में पहली बार हो रहा है। ठीक है, और जबकि 2024 की अगर हम बात करें तो कहां पे हुआ था? कोबे, जापान में आयोजित किया गया था। 2024 में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ने मतलब भारत ने 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक में अपना स्थान हासिल किया था, 6ठा स्थान।
आगे आते हैं, अब हॉकी को देख लेते हैं। तो हॉकी के बारे में बात करते हैं। 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जो कि 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कट ओमान में हुआ और एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भी भारत ने जो है कि विजेता हो गए और पाकिस्तान को ही हराया था। और यह भारत का 5वां जूनियर एशिया कप खिताब है, जिससे पहले 2023 भी जीत लिया था हमने। 15-8-4 तो जीता ही था, 23 और 24 दोनों के दोनों हमने जीत लिए। और महिलाओं की भी स्थिति यही है कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। 10वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, इससे ऊपर क्या पढ़ रहा आप, ये पढ़ रहा आप पुरुष हॉकी और ये पढ़ रहा आप महिला हॉकी। इसमें भी अगर देखोगे तो मस्कट ओमान में ही आयोजन हुआ एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा। भारत ने इसमें चीन को हराकर लगातार दूसरी बार जीत लिया। 2025 में चिली की राजधानी सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसको देख लीजिए, यूपी से संबंधित है। 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम के अंतर्गत होता है। भारतीय बैडमिंटन संघ जो कि 2009 से बता रहा है कि लखनऊ में ही प्रतिवर्षीय आयोजित किया जा रहा है। भारत के पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः महिला एकल और पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। ये विश्व के स्तर पे होता है, ये ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप होती है, इसमें कई सारे देशों के प्रतियोगी शामिल होते हैं, लेकिन भारत के पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इन दोनों ने ही महिला और पुरुष का एकल खिताब जीता। लक्ष्य सेन पुरुष हो गए और पीवी सिंधु महिला है। महिला युगल विजेता की बात करें तो गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली, ये भारत की तरफ से इन्होंने भी महिला युगल विजेता भी जीता और सिंगल में तो पीवी सिंधु ने जीत ही लिया था। फिर चलते हैं शतरंज की बात करते हैं। डी गुकेश जी की बात करेंगे जो बहुत ही हाईलाइट पर्सनैलिटी है इस समय। 23 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक सिंगापुर के एक रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा में यह आयोजन हुआ था। डी गुकेश जो कि चेन्नई के रहने वाले भारत की तरफ से ये विजेता हो गए थे और उप विजेता जो चीन के थे डिंग लोरेन। तो कौन जीत जाता है, ये सबसे न्यूनतम उम्र मतलब 18 वर्ष की अवस्था में ही मात्र ये रहते हैं और ये जीत गए होते हैं। ठीक है, डी गुकेश जी। डी गुकेश 18 वर्ष में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। कौन बने, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। और देखा जाए भारत की तरफ से दूसरे हैं, क्योंकि वे विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। क्योंकि विश्वनाथन आनंद साहब जो है कि 2017 में बने थे और गुकेश जी हमारे कब बने, 2024 में बने हैं। आनंद जी 7 में बने थे, 2007 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो कंप्लीट हो गया। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में बात करें तो 2 चरणों में आयोजित हो रहा है, जिसमें 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में होगा और फिर 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2020 में हुई थी। अब आते हैं हम लोग समसामयिकी वन लाइनर पे, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके लिए आप लोग बेचैन रहते हो कि सर ये कब पढ़ाओगे क्वेश्चन, मतलब आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो देखो, इसको पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब चाहेंगे तब पढ़ा देंगे। इंपॉर्टेंट ये कि आपको कितना याद रहता है, उससे पहले जो चीजें आपने पढ़ी होती ना, उन्हीं में से मैक्सिमम ये रिवीजन के तौर पे हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि सर इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट क्यों नहीं किया, जिस तरीके से हम लोग पिछले पूरे टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखो, ये सारे जो टॉपिक होते हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, डिस्कस करने वाले होते हैं, पॉइंट को चीज़ों को समझना होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो डायरेक्टली वन लाइनर है। तो वन लाइनर में क्या होता है कि एक तो वैसे भी आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, मुश्किल से 20, 25, 30, 50 वन लाइनर पॉइंट होते हैं, तो उनको पूरा पढ़ लेना ही बेहतर होता है कि उनमें से कौन सा याद होगा, कौन सा रिवाइज हो जाएगा, ये सभी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया कि पूरा इसको इसी तरीके से छोड़ दिया, इसमें हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करता तो एक दूसरा कलर हो जाता, अभी आपको व्हाइट दिख रहा है, वो दिखता फिर बाद में येलो कलर। चलिए टॉपिक पे आते हैं, राज्य समाचार के बारे में। साइबेरियन डेमोइसल क्रेन, जिसको हम लोग सुख पाक बोलते हैं, ये राजस्थान में कितनी दूरी की यात्रा का प्रवासन रिकॉर्ड बनाया है, तो 3676 किलोमीटर, कोई खास नहीं है। गुजरात के किस सांस्कृतिक हस्तशिल्प को जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये घरचोला, क्या है ये, घरचोला हो गया। मध्य प्रदेश में 8वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया गया दोस्तों, तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहां पर स्थित है, रातापानी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन से नंबर पे हो जाएगा, 8वें नंबर पे हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के तस्करी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है, तो हरियाणा में। देखो हरियाणा में क्या होता है ना, बहुत सारा जो है कि ड्रग्स वगैरह, अफीम वगैरह का नशा हो रहा है। जैसे पंजाब इस समय पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पे खड़ा है, लेकिन उसकी जो झलक है ना एक तरीके से, तो पंजाब से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हरियाणा में भी वो प्रवेश कर रहा है। तो इसीलिए सूचना देने वालों की जानकारी भी गोपनीय रहेगी और इनाम भी मिलेगा उन्हें। किस राज्य ने हिम भोग योजना शुरू की है, जो प्राकृतिक खेती से बना मक्के का आटा होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 13 दिसंबर 2024 को किस आयोजन का उद्घाटन किया, तो केरल के 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ध्यान से समझ लो, केरल के 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।
ईगल नेस्ट, यहां पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे ईगल नेस्ट ब्रेड फेस्टिवल 2025 के आयोजन के लिए लोगो का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसका जो लोगो था उसको आयोजित किया। फिर यहाँ पे 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, आयोजित कहाँ हुआ? देहरादून उत्तराखंड में। किस राज्य में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक शुभंकर गान जर्सी मसाल का अनावरण किया? देहरादून। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ हो रहा है? देहरादून में हो रहा है। और 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और 4 इसमें नए प्रकार के खेल भी जोड़े जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है कि कलारी पट्टू हो गया, मलखंभ हो गया, योगासन हो गया, ये सभी चीजें तो यहाँ से रिवाइज भी हो जाएगा। कांडा महोत्सव कहाँ का है? उत्तराखंड का। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए बंगलारी मतलब कि बंगलार बारी, तो नाम से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई। किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला सीमावर्ती गांव बन गया? तो गुजरात हो जाएगा। ध्यान से समझना कि जो पहला गांव था ना वो भी मोढेरा में ही था, गुजरात के मोढेरा, जो कि 24/7 सोलर पैनल से संचालित होता था। उसमें पूरा सूर्य की एनर्जी होती थी, यानी वहां पे कोई बिजली की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह नहीं गया था। लेकिन ये आपका बनासकांठा जो है ये एक तरीके से सीमावर्ती गांव बन गया है। कौन सा राज्य जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करेगा, जिससे ये आजादी के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? तो उत्तराखंड, क्योंकि 1868 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा क्या, गोवा में लागू किया हुआ, लेकिन वो आजादी के बाद वाला नहीं है, आजादी से पहले से ही है। तो आजादी के बाद जो है कि राज्य ऐसा बनेगा उत्तराखंड। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय समाचार की बात करेंगे। अभी तो हम लोगों ने किया नेशनल मतलब स्टेट वाइज, अब राष्ट्रीय बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करने और सुलभता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो बीमा सखी योजना के बारे में, और ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, भारत ने 68वें संयुक्त राष्ट्र एंटी नारकोटिक्स कमीशन सत्र की पहली बार अध्यक्षता किसके नेतृत्व में की है? तो शंभू एस कुमारन के नेतृत्व में की गई है। कुछ पॉइंट इसमें पहले के पढ़े हुए आ जाएंगे जो हमने पिछले 4 लेक्चर में कवर किए, और कुछ आपके नए रहेंगे। जैसे भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक इंडिया स्पेस स्टेशन स्थापित करना है और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक उतारने का है? तो देखिए, इंडिया स्पेस स्टेशन को 2035 तक तैयार किया जाएगा और चंद्रमा पे उतारने के लिए जो गगनयान रहेगा वो 2040 तक रहेगा। मैं इसको जूम कर लेता हूं, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर पहले की तरह ही ठीक दिख रहा होगा तो बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में। भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया है, तो किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुलिस के डीजीपी या आईजी की 59वीं अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया? ओडिशा में किया है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कहां किया गया? केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में किया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में नागालैंड और एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी? कोहिमा नागालैंड में की थी। राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल, जिसे हम लोग ई माप बोलते हैं, किस विभाग के द्वारा विकसित किया गया? तो उपभोक्ता मामलों का ये विभाग है, जिसपे आप अपनी शिकायतों को पंजीकृत करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो हरियाणा में। और ध्यान देना कि इसमें जो देश आएगा वो कौन आएगा दोस्तों? तंजानिया आएगा। ठीक है, तंजानिया इसमें सहायक देश रहेगा। अन्न चक्र और NFSA सब्सिडी दावों के लिए स्कैन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी जी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने किस भाषा के लिए PM ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया? तो भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान प्रशासन गांव की ओर, ये अभियान कब शुरू किया गया? तो 19 दिसंबर से 2024 को किया गया था। हालांकि इसमें क्या कहा जा रहा है? प्रशासन गांव की ओर, यानी कि अब जो प्रशासन होना चाहिए वो गांव से होना चाहिए, अर्थात स्थानीय शासन जो पंचायती राज है, नगर निगम है, इनको प्रमुखता दी जा रही सुशासन में। पीएम मोदी ने किस महान तमिल कवि के संपूर्ण कार्यों का संग्रह जारी किया है? तो सुब्रमण्यम भारती। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको तिरुकुलर का नाम जरूर देखने को मिलेगा, तिरुकुरल जो है उनका नाम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखना कि ये सुब्रमण्यम भारती के लिए किया गया। प्रसार भारती ने हॉकी इंडिया लीग के आगामी प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया? हॉकी इंडिया के साथ किया है। फिर नेक्स्ट है, दुनिया का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत नवंबर 2024 में स्मार्टफोन निर्यातों में कौन से स्थान पे हो गया? तीसरे नंबर पे। दूरसंचार विभाग ने LEO उपग्रहों जो उपग्रह घटक होते हैं इनको विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिलिकॉन सर्किट प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। आगे देखते हैं, महाकुंभ मेला 2025 के लिए कौन सा डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया? तो कुंभ सहयोगी चैटबॉट। क्या है? कुंभ सहयोगी
चैटबॉट। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किस शहर में जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। आगे चलते कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या, केवल आपको रीडिंग करनी है, रटनी है और कुछ नहीं। चाहे तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको कुछ ना कुछ चीजें इससे रिलेटेड बताते चल रहा हूँ, 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ताकि आपको याद रहे। जहां पे नहीं है कुछ बताने के लिए वहां पे केवल रीडिंग हो जा रही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगेगा। अब इसकी जिम्मेदारी बच्चों को नहीं दी गई बल्कि गार्जियन को दी गई कि अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो 12 साल 13 साल 5 साल 8 साल का है और वो मोबाइल को यूज कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार बनेगा? उसका गार्जियन। क्योंकि भाई बच्चे को क्या पता, बच्चा तो एडिक्टेड हो गया, वो तो अपने मोबाइल में एंटरटेन कर रहा है, वो तो उसे अपना एंजॉय आ रहा है, लेकिन इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है कि गार्जियन की रहेगी। व्यापार वृद्धि और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्लास्ट नेपाल 2024 जियो मांडू 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो जैसे आपने प्लास्ट नेपाल देख लिया या जियो मांडू देखा, काठमांडू देखा, तो ये सभी तो नेपाल से संबंधित हो गए। आगे देखते किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है? तो चीन ने खोला है। बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रिम तलबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो। 400 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बनने वाले कौन हो गए? तो एलन मस्क हो गए। चक्रवात चिडो ने 14 दिसंबर 2024 को किस स्थान से टकराकर व्यापक विनाश किया? तो फ्रांसीसी द्वीप मायोट से टकराया था। कौन सा यूरोपीय देश जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंजन क्षेत्र में शामिल हो गया? तो रोमानिया और बुल्गारिया। ये शेंजन क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? जो यूरोपीय यूनियन का जो रीजन होता है उसको शेंजन क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसमें जो वीजा जारी किया था वो आपका शेंजन वीजा कहा जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस ने 2024 में भारत के लिए जो है कि एक शेंजन वीजा जारी किया, जिसमें भारत के जो यूथ हैं जिनको पीएचडी या फिर हायर एजुकेशन ग्रैप्स करनी है, उनके लिए 5 वर्षों का शेंजन वीजा दिया गया। शेंजन वीजा का फायदा यह हो जाता है कि अगर आपके पास शेंजन वीजा दिया हुआ है तो आप यूरोपीय यूनियन के जो 27-28 देश है ना, आप इस वीजा के आधार पर किसी भी देश में इजीली भ्रमण कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इसमें रोमानिया और बुल्गारिया भी शामिल हो गए। इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को उनकी इतालवी विरासत के आधार पर नागरिकता प्रदान की? तो अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो 105वां देश था वो दोस्तों कौन हो गया? मालदोवा। और आर्मेनिया 104 था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया था प्रवासी दिवस, ठीक है, भारत का नहीं कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस नहीं। 24वें बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी किसने की? थाईलैंड ने। किस देश के प्रधानमंत्री को पॉलिटिका द्वारा यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? तो इतालवी प्रधानमंत्री जो जॉर्जियो मेलोनी है, क्योंकि ये सामान्यतः क्या करती हैं कि जो शरणार्थी होते हैं इन मुद्दों पे या फिर एलजीबीटी के ऊपर बहुत खुल के विचार रखती हैं, अपना मतलब समर्थन करती हैं, विरोध नहीं करती, समर्थन करती हैं, और ये हमने पढ़ा भी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा एआई और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में किया गया। किस देश मतलब भारत और किस देश के बीच में समझौते के तहत विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी की स्थापना की गई? तो कुवैत की। फिर आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। तो किस देश ने उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग में की जाने वाली क्रोमियम, जर्मेनियम, एंटीमनी के अमेरिका में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन ने लगा दिया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया? ब्रेन रोट को चुना गया। इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो पीएसएलवी एक्सेल प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया। पीएसएलवी एक्सेल प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया। किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाले जलकुंभी हार्वेस्टर में अपने पहले औद्योगिक डिजाइन को मंजूरी दी है? तो भारत ने दी है। इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने किस आनुवंशिक विकार के लिए महत्वपूर्ण जीन थेरेपी विकसित की है? तो हीमोफीलिया के लिए। तो ध्यान देना, एक बात आपको यहां समझ में आ गई कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? आनुवंशिक विकार है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक यानी कि जो आपका डायबिटीज है उससे संबंधित कहाँ स्थापित हो रहा है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में हो रहा है। किसने सिंगरौली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई की? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत शीर्ष स्थान पे कौन था? आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी खड़गपुर सेकंड नंबर पे।
अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो पीएसएलवी C60 या फिर स्पेस डेक्स भी बोल सकते हो इसको आप, स्पेस डेक्स, जो एक तरीके से किसका अध्ययन कर रहा है? तो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक कह सकते हो, या फिर जो एक्स रेज का जो उत्सर्जन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे संबंधित होगा। हाल ही में WHO ने मोटापे के उपचार में किस नए विकल्प को मंजूरी दी है? तो GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे मात्रा के हिसाब से। जेटसन ओरियन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? तो निविडा ने लॉन्च किया है। MIT के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने वाली किस AI मॉडल को विकसित किया है दोस्तों? तो बोल्ट्ज-1 को किया है। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए साझेदारी की? जापान से। अब आ जाते हैं आगे, हम देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इंदौर स्थित अहिल्याबाई देवी या अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये पहला शून्य अपशिष्ट बन गया है। हाल ही में अपने जो पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का निर्माण कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर मानसर में NH44 पे किया गया है, जिसको हम स्टील स्लैग रोड भी बोलते हैं। हाल ही में किस देश में एक रहस्यमयी बीमारी डिंगा डिंगा का प्रकोप देखा गया? तो ये युगांडा में, डिंगा डिंगा युगांडा, ऐसे याद रख सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहा कैलिप्टोसेफेलेला किसकी प्रजाति है जो जीवित जीवाश्म भी माना जाता है इसको? तो मेंढक को माना जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण दिए हैं? तो एशियाई विकास बैंक ने दिया है कि जो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसके संरक्षण करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय जंगली घोड़ों के बारे में चिंता जताई है? तो ये असम का डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और ये घोड़ों के बारे में चिंता जताई गई है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन का आयोजन किया गया? तो भैया जब इको क्रिएटिविटी की मतलब बात हो रही है यानी इकोलॉजी की, तो वो तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करेगा। ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत की जो ग्रीन स्टील होती है उसके मानक क्या होने चाहिए? आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस अधिनियम को संशोधित करना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट था ना, नेशनल डिजास्टर, जिसके तहत ही कोविड-19 में जो है कि शक्तियों का प्रयोग किया गया था, लेकिन बहुत सारी कमियां थी, फिर बाद में उसको संशोधित करके 2024 में ला दिया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया टेक के शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय शॉर्टफिन माको शार्क को टैग किया? तो भूमध्य सागर में किया है। फिर इसके बाद हमने ये भी टॉपिक पढ़ लिया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, माधव गाडगिल को दिया गया। और किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुवाहाटी। अगर ये सक्सेस हो गई ना दोस्तों, तो ये दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग को जो मतलब बढ़ावा दे रही हैं ग्रीन हाउस गैसें, ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? एक स्वच्छ जैव ईंधन में कन्वर्ट हो जाएंगी। आर्थिकी की बात करते हैं तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संस्था को $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को। दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन 2024 और दूरसंचार शुल्क 17वां आदेश 2024 किसने पेश किया? तो ट्राई ने पेश किया, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है उसने पेश किया। RBI ने 11 दिसंबर 2024 को किसे 3 साल के लिए यस बैंक के कार्यकारी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो मनीष जैन को। बॉब कार्ड लिमिटेड ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौन सा प्रीमियम कार्ड पेश किया? तो टियारा क्रेडिट कार्ड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नायका हो गया, मिंत्रा हो गया या लक्ष्मी हो गया सलून, इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलता रहेगा। किसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी की शुरुआत की? तो उबर ने की है। और आगे देखते हैं यहाँ पे कि RBI ने चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट कितनी रखी है? तो 6.50। ये स्टेबल चल रही है पिछले 1 साल से दोस्तों। आगे देखते हैं, अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में FDI जो प्रवाह हुआ कितने डॉलर को पार कर गया? तो $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है ये। आगे यहाँ पे RBI ने UPI लाइट के लिए वॉलेट में सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5,000 रुपए कर दी है। ये बहुत अच्छा
प्लान है दोस्तों। यूपीआई लाइट में क्या होता है ना कि आपको यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ता। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तो 200 रुपए से आप अधिक का पेमेंट इसमें नहीं रख सकते थे, और अब इसकी सीमा को बढ़ा के 5000 रुपए कर दिया गया। बहुत अच्छा स्टेप रहता है। मतलब यह है कि देखो, सिक्योरिटी के लिए तो थोड़ा सा खतरा है। अगर आपके मोबाइल का अगर मेनली पासवर्ड किसी को पता, तो कोई भी बिना ओटीपी के या बिना पिन कोड के पेमेंट कर लेगा 5000 तक। लेकिन आपको थोड़ा आसानी हो जाता है। जैसे मान लो होता है मार्केट में जा रहा हो, स्टूडेंट लाइफ है, एक जगह पे प्याज ले लिया, एक जगह पे आलू ले लिया, एक जगह पे धनिया लिया, एक जगह पे चाय पी लिया, एक जगह पे कुछ खा लिया, तो बार बार आपको ओटीपी डालना पड़ता है, और 5 से 6 अंकों का ओटीपी होता है जिसमें थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो अब क्या होगा कि आप बस क्यूआर को स्कैन करिए और जो अमाउंट है उसको ओके कर दीजिए, आपका पेमेंट कर जाएगा। आपको पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा स्टेप है, आप देख सकते हो इसको यूज करके। तो सेल ने किस कंपनी के साथ हरित इस्पात उत्पादन और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो जॉन कॉकरेल इंडिया। भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में वैश्विक बाजार में कौन सा स्थान, तीसरे स्थान पहुंचकर किया? तो 23वें स्थान से तीसरे स्थान पे आ चुका है भारत। तो काफी बड़ी मात्रा में जो है कि मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर निर्यात भी किया जा रहा है। आगे देखते हैं, सूची सेमिकॉन ने गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? सूरत में। 2 से 11 नवंबर 2024 तक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण नामक एक सर्वे किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय और व्यय के बारे में चिंता व्यक्त की गई। तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया था। फिर और आगे अगर हम देखते हैं चीजों को, भारतीय रिजर्व बैंक की नवाचार इकाई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके? तो ये हो जाएगा मूल्यहंटर.ai, मूल्यहंटर या मूल्यहंटर.ai कह सकते हो। फिर आगे है 28 से 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक संचालन कार्यक्रम की मेजबानी कौन कर रहा है? तो सीबीआईसी कर सकते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। कला संस्कृति सम्मिलित है, कश्मीरी पेपर मैचे किस राज्य का पारंपरिक हस्तशिल्प? जैसे ही कश्मीरी वर्ड यूज हो जाएगा तो भाई जम्मू कश्मीर तो आसान हो जाएगा। 2025 में गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम क्या होगी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रख लो कि गणतंत्र दिवस पे इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे मुख्य गेस्ट रहेंगे, चीफ गेस्ट। हालांकि बीत भी गया 26 जनवरी, तो आपने देखा होगा कल। आगे है रण उत्सव 1 नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कहां पे मनाया गया? कच्छ, गुजरात में मनाया गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में आयोजित त्रिशूर पूरम त्योहार में हाथियों के प्रदर्शन पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है? तो ये केरल में हुआ है। और भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी गई? तो मध्य प्रदेश को दे दी गई है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपका अवथसायेश्वर मंदिर। अंडर दी सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम के ग्वालपाड़ा जिले में। 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां हुआ? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने इंडिया गेट नई दिल्ली में किया था दिव्य कला मेले का आयोजन। 1 से 10 दिसंबर 2024 तक भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नागालैंड में। गुजरात की किस पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट साड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला? तो घर चोला को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की है? तो पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी के रूप से। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में किस नाम से एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए समझौता किया? युग युगीन भारत। ये किसने किसने किया है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में समझौता है, नई दिल्ली में स्थापित होगा, युग युगीन भारत के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि अब हमें पढ़ना है आगे पत्र पत्रिका, लेकिन क्लास हो चुकी है काफी लंबी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, और 2 क्लास और आएंगे इसकी, और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जो मॉडल पेपर दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।